आज हम मेंस के पर्पस से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट होता है, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, किसी और अदर लॉ का एग्ज़ाम हो जैसे एपीओ हो गया, या फिर कोई पीसीएस का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा ही जाता है। और क्वेश्चंस को डिफाइन करना थोड़ा ट्रिकी तब हो जाता है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये लिख दिया जाता है कि जो अदर अथॉरिटी है आप उसको डिफाइन करें। बाकी सारी डेफिनेशन तो नॉर्मल है, आप जो आर्टिकल 12 को रेफर करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आप आसानी से डिफाइन कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप अदर अथॉरिटी को डिफाइन करें। तो इन्हीं पहलुओं को एक एक करके कवर करूंगा मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो का इंटरप्रिटेशन है, कंटेंट तो इंग्लिश में होगा, मैं आपको हिंदी में भी समझाता चलूँ वन बाय वन, ठीक है। तो इससे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं, आपका दोनों का डाउट जो है कवर हो जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी चीज़ समझना है कि मेंस की जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल, उसको आपको कैसे इंप्रूव करनी है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको डिफाइन करता जाऊंगा एक तरह से कहीं ना कहीं आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मेंस में आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है और कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये हमें मोटिवेट करता है और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अच्छा इंकरेजमेंट आता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हमें और भी ज़्यादा एफर्ट करना है और भी ज़्यादा एनर्जी लगाना है, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं सीकी लीगोलॉजी और मैं आपका मित्र चंदन कुमार। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन में, जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिया मैंने, वो स्टेट। तो सबसे पहले आपको स्टेट को डिफाइन करना है। स्टेट को डिफाइन करने से पहले आप ये देखिए कि स्टेट है कहाँ पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किस प्रोविजन में है, किस चैप्टर में है और किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए स्टेट जो है उसकी डेफिनेशन आपको कहाँ से मिलेगी, पार्ट 3 में मिलेगी, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। लेकिन पार्ट 4 में इसका डेफिनेशन नहीं है, पार्ट 4 में इतना ही लिखा हुआ है। अगर आप आर्टिकल 36 को रेफर करें तो वहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि जो 12 में डिफाइन किया गया है, यानी कि जो भी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया स्टेट का, सेम वही डेफिनेशन ड्राइव करेगा आर्टिकल 36 फॉर द पर्पस ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पर्पज से, ठीक है। तो बस 36 में यही डिफाइन है। तो आपको अगेन आपको आना कहाँ पे है, आना आपको यू टर्न लेके आर्टिकल 12 पे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया है, कहाँ से, 12 से लेके 35 तक, इस पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। और स्टेट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक तो स्टेट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको बताना है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली इसको डिफाइन करते हैं आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, तो एक सबसे पहले स्टेट नंबर 1 पे आएगा आपका कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है और लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन भी आता है, तो दोनों आ गया। तो ये दोनों कवर हो गया, आपको ये लिखना है, आपको ये पॉइंट बना के आपको लिखना है। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, आप देखिए सीक्वेंस में किस तरह से आप मेंस की राइटिंग करोगे, किस तरह से अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव करोगे। फिर दूसरे में आता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उसके गवर्नमेंट और उसके लेजिस्लेटिव बॉडी, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है, ये अगर आप आउट ऑफ इंडिया नहीं लिखना, आपको जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सारे अथॉरिटीज़ क्या होनी चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए, विद इन इंडिया होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका कि ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 को समझने वाली बात है। यहाँ पे यूज़ किया गया और, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे और यूज़ किया गया है कि जितनी लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज़, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। यहाँ पे ये एक ये बोला कि ये भी होगा और ये भी होगा, ये और इन एंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और का मतलब होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बर्गर और पिज़्ज़ा खाओ, तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप बर्गर खा लो या पिज़्ज़ा खा लो। अगर मैं बोलूँ कि बर्गर एंड पिज़्ज़ा खाओ, तो यानी कि मतलब दोनों खाना है, बर्गर भी खाना है, पिज़्ज़ा भी खाना है। तो ये और एंड के साथ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज की बात की जा रही है, ये किसके कंट्रोल में होना चाहिए, ये कंट्रोल में होना चाहिए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, ठीक है। और चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे
जैसे कि 2 पॉइंट आपने देखा कि जो पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर्स वगैरह हो गए, तो ये क्या है कि इसमें क्या है कि एज पर एज 2 पॉइंट्स कंसर्न, यानी कि 2 पॉइंट जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, किसको, एक जो है लोकल अथॉरिटी को छोड़ के और अदर अथॉरिटी को छोड़ के, बाकी जो कॉन्सेप्ट है दो तो बड़े प्यार से आप डिफाइन कर सकते हो कि नॉर्मल है, उसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है कि पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, सारे स्टेट जितने भी स्टेट है उसके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, वो सारे स्टेट कंसिडर किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम तब आता है जब आपसे पूछा जाता है कि अदर अथॉरिटी क्या होता है, इसको डिफाइन कर। और ज्यादातर मेंस के एग्जामिनेशंस में यही पूछा जाता है कि डिफाइन अदर अथॉरिटी, नॉट द लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो प्रॉब्लम किस में आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको लोकल अथॉरिटी को डिफाइन करने में, और मेजॉरिटी जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो अदर अथॉरिटी में। ठीक है, चलिए अब एक बार वन बाय वन देखते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट था, पहला क्या था कि हमारा डेफिनेशन में लोकल अथॉरिटी, तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि लोकल अथॉरिटी को आपको डिफाइन कैसे करना है। तो लोकल अथॉरिटी में क्या है कि अगर आप देखिए जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 क्लॉज 31 को देखें, तो इसमें डिफाइन किया है कि लोकल अथॉरिटी है क्या, यानी कि लोकल अथॉरिटी का भी आपको डेफिनेशन मिल गया, स्टैच्यूटरी डेफिनेशन मिल गया लोकल अथॉरिटी का। तो इसको प्यार से डिफाइन कर दीजिए कि लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि कोई भी म्युनिसिपल कमेटी हो गई, या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, या बोर्ड ऑफ कमिश्नर हो गया, या अदर अथॉरिटी हो गया जो कि लीगली इंटाइटल और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द म्युनिसिपल और द लोकल फंड है, ये सारी किसके डेफिनेशन में आ जाएगी, ये सारे एम्बिट में आ जाएगी लोकल अथॉरिटी की। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए कि इन्हीं से आपको एक्सट्रैक्ट करना है डेफिनेशंस को कि अब लोकल अथॉरिटी में और लोकल अथॉरिटी में और क्या क्या इंक्लूड होगा। तो नंबर 1 है कि आपका लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट कहाँ पे डिफाइन है, एंट्री 5 ऑफ लीस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल। जो 7th शेड्यूल हमारे कितने 12 शेड्यूल है, तो जो 7th शेड्यूल का एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 को देखेंगे, तो वहां पे डिफाइन किया गया कि लोकल अथॉरिटी में क्या इंक्लूड होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, improvement trust, district board, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self government और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया। और फिर दूसरे पॉइंट पे आता है विलेज पंचायत। अब ये विलेज पंचायत का जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये भी लोकल अथॉरिटी कंसिडर किया जाएगा, ये डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो इसमें डिसाइड किया गया था कि जो विलेज पंचायत है ये भी लोकल विद इन द डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आई थिंक यहां तक आपका ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 ये तीनों पॉइंट आपके कवर हो गए। अब जो मेन प्रॉब्लम आएगा वो आएगा अदर अथॉरिटी में, और इसी को हमें एग्जॉस्टिवली कवर करना है। ठीक है, और अगेन मैं फिर से कहूंगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी आपको डाउट हो, पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हो, कोई अपना डाउट क्लैरिफाई करना चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगेन, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनकी वीडियो को मैं अच्छा बना रहा हूँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिए, अपने कमेंट को पोस्ट कीजिए, मैं उसको देखूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट को पढ़ के कि हाँ मुझे कुछ सजेशन दिया जा रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए क्वालिटी में, ठीक है, या कंटेंट में, किसी चीज़ में आपको लगता है, जो जिसमें भी लगता है कि इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। अब देखिए हम आते हैं अदर अथॉरिटीज़ के डेफिनेशन में। अब ये जो है मोस्टली इंटरप्रेटेड है, जैसे आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ आर्टिकल 21। जितना ज़्यादा आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया गया ना, वैसे ही आर्टिकल 12 को भी इंटरप्रेट किया गया है। तो इसमें क्या है, द टर्म अदर अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12 हैज़ नोवेयर बीन डिफाइंड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। आप जो है आर्टिकल 12 के डेफिनेशन को उठा के देखो, कहीं पे भी अदर अथॉरिटी को मेंशन नहीं किया गया है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ना तो जनरल क्लॉज एक्ट में, ना तो और किसी स्टैच्यू में ये अदर अथॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया गया। लेकिन लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया किसमें, जनरल क्लॉज एक्ट में। तो लोकल अथॉरिटी को तो आपने डिफाइन कर दिया, तो वहां तक प्रॉब्लम फिर भी आपने एक तरह से रिजॉल्व कर दिया। अब इसको जब डिफाइन किया ही नहीं गया, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना जनरल क्लॉज में है, ना किसी और स्टैच्यू में है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा, क्रिएट इसलिए करेगा कि अदर अथॉरिटी अगर आपको पता चल जाता है तो अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकते हो आप। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है। अगर कोई भी आपके कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है या कॉर्पोरेशंस है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट ये कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हो, रिट जुरिडिक्शन अप्लाई कर सकते हो उस पर 32 to 26 के अंदर में। लेकिन उसके लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में आता है, स्टेट के डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब देखिए इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि ये कहीं पे स्टैच्यूट इसका डेफिनेशन है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है नहीं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन जो है केस टू केस वेरी करेगा। अब देखिए एक यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता, ये पहला केस है। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने एक प्रिंसिपल को इवॉल्व किया, एक प्रिंसिपल निकाला। उस प्रिंसिपल का नाम था एजुस्टेम जेनरिस। एजुस्टेम जेनरी का मतलब होता है ऑफ द लाइक नेचर, मतलब आपका हमशक्ल, यानी एक जैसा होना चाहिए, इस मतलब उस जैसा प्रतीत होना चाहिए कि वो वैसा ही दिख रहा है जैसा वो है, जैसा ओरिजिनल है उसका डुप्लीकेट आप मान लो। तो एजुस्टेम जेनरी ऑफ द लाइक नेचर ये बताया कि अगर ऐसा कोई भी अथॉरिटी है तो वो विद इन द एम्बिट ऑफ अदर अथॉरिटी के आ जाएगा, यानी कि अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में वो फॉल करेगा। अब इस प्रिंसिपल को, ये बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन था। ये उन्नी कृष्णन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास पर शांता भाई में जो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट किया था, ये बहुत नैरोस्ट इंटरप्रिटेशन था। तो इसको ओवररूल कर लिया गया। किस केस में ओवररूल कर लिया गया? उज्जम्मा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इतना जो रेस्ट्रिक्टिव व्यू जो है अदर अथॉरिटी को, ये हम सही नहीं ठहराते हैं, इसको हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बहुत नैरोस्ट इंटरप्रिटेशन है ये, कि वो वाइडर डोमेन इंक्लूड करता है। जो कॉन्सेप्ट है अदर अथॉरिटी, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप लेके चलता है अपने साथ। तो फिर एक केस आता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, और दूसरा केस था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अथॉरिटी स्टैच्यू के द्वारा क्रिएट की जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट की जाती है, जैसे स्टैच्यूरी अथॉरिटी, मैं एग्जांपल देता हूं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जैसे कि आप बताइए कि जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये संविधान में आप आर्टिकल 324 को देखेंगे, 324 को, तो वो संविधान के द्वारा निर्मित किया गया। थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होगा तो माफी चाहता हूँ। निर्मित किया हुआ संस्थान है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन हो गया आपका। और जैसे कि स्टैच्यूरी बॉडी की बात करें तो स्टैच्यूरी बॉडी में जैसे आपका ड्रैट हो गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, वे सब जब ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये सब स्टैच्यूरी बॉडी हो गए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गया। तो ऐसे सारे अथॉरिटी क्या आएंगे? विद इन द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटी। ऐसे सारी चीजें जो है विद इन द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटी में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या जो स्टैच्यूरी बॉडी है, जरूरी नहीं है कि वो कोई स्टैच्यूरी फंक्शन परफॉर्म करे या स्टैच्यूरी फंक्शन परफॉर्म करने में इंगेज हो, जरूरी नहीं है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस, और एलआईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। कैसे? क्योंकि ये अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, इसीलिए स्टेट कहलाएंगे। फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है कि आगे एक केस आया था आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979। अब इसमें क्या, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में मिक्स हो जा रहा है, एनी हाउ। तो आप देखिए इसमें क्या कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को आपको साइट करना ही पड़ेगा जब भी आप किसी भी मेंस एग्जामिनेशन को राइट कर रहे हो। वेन एवर यू आर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू मेंशन दिस केस एट द बिगिनिंग और एनीवेयर इन बिटवीन, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स लेट डाउन किए थे अदर अथॉरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इस रूल को आपको समझाना ही पड़ेगा। अगर ये रूल फुलफिल, ये गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेशंस इस 5 गाइडलाइंस के अंदर में फॉल कर रहे हैं, तो आप उनको कंसिडर करोगे स्टेट है। तो स्टेट कैसे कंसिडर करोगे? इस गाइडलाइंस को फॉलो करके। तो इसीलिए इस केस को कोट करना, इस केस को मेंशन करना आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला क्या था? पहला प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशंस है उसको क्या होना चाहिए? स्टेट मेनली और चीफली कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो उसमें जो है ना स्टेट क्या करेगा? चीफली और मेनली कंट्रीब्यूट करेगा उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, नंबर 1। नंबर 2 कहेगा कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है उसका होना चाहिए। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब होता है उसमें अपॉइंटमेंट और रिमूवल वगैरह, वो कौन करेगा? वो स्टेट करेगा। तीसरा है आपका फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, दैट इज गवर्नमेंटल इन इसेंस। जो उसका फंक्शंस है, उसका कार्य है, वो क्या होता है? गवर्नमेंट नेचर का होना चाहिए। और चौथा बताया गया है इफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशंस, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशंस को ट्रांसफर कर दिया गया, तो भी वो अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में फॉल करेगा, वो स्टेट ही कहलाएगा।
और पांचवा आपका कॉर्पोरेशन जो मोनोपोली इंजॉय कर रहा है वो स्टेट के द्वारा दिया गया है, वो स्टेट के द्वारा कन्फर्ड है, स्टेट कन्फर्ड है, ठीक है। तो ये 5 ग्राउंड अगर आप फुलफिल हो रहा है और आप किसी भी कॉर्पोरेशन को देख रहे हैं तो आप उनको मानिए कि वो आर्टिकल 12 के डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे और वो स्टेट कहलाएंगे और आप उनके अगेंस्ट अपना फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या, अब एक केस आया था सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऊपर वाला प्रिंसिपल था इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कहा कि जो भारत पेट्रोलियम है, ये भारत पेट्रोल जिसको बीपीएससी कहते हैं, बीपीसी कहते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहते हैं, ये स्टेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा, ठीक है। अब था एक केस आता है एक्सप्रेशंस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फर्दर इसमें इंटरप्रिटेशन होता है कि जो अदर अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं ये नॉट ओनली कन्फाइंड ओनली टू द स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस अलोंग, मतलब ऐसा नहीं कि जो आप हमने बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस है या स्टैचू के द्वारा जो बना गया बॉडी है, जैसे मैंने बताया ड्रैट हो गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, या कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ऐसी ही अथॉरिटी को आप इतना ज़्यादा नैरो मत करो, इसको कहते हैं इसको लिमिट मत करो हमारे डेफिनेशंस को कि ऐसी अथॉरिटी सिर्फ अदर अथॉरिटी के डेफिनेशन में फॉल करेगी और वो स्टेट कहलाएगी, नहीं। इसको आपको एक वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन देना है। द इम्फेसिस इज ऑन द फंक्शनैलिटी प्लस स्टेट कंट्रोल, उसकी फंक्शनैलिटी पे इम्फेसिस होना चाहिए और देखना चाहिए कि स्टेट का कैसा कंट्रोल है, उस पर डी परवेसिव कैसा कंट्रोल है, रेदर देन द स्टैच्यूरी कैरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें अब आगे क्या है कि उन्नी कृष्णन का केस आता है, बहुत बार पूछा गया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एआईआर 1993। इसमें क्या बोला गया कि कोर्ट ने ये कहा कि जो अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए शेल की बात नहीं कर रहा है कोर्ट, हमेशा मे की बात करेगा क्योंकि स्कोप हमेशा छोड़ के रखेगा। ऐसा नहीं कि वो उसको स्टिक कर देगा, हमेशा एक स्कोप रखेगा कि आगे भी इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अथॉरिटी मे कवर एनी अदर पर्सन और द बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी। अब कितना ज़्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन दे दिया कि अदर पर्सन भी आ जाएंगे और ऐसा कोई बॉडी जो कि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो वो भी किस में आ जाएगा, विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 आ जाएगा। इसी तरीके से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गया या इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया जो कि ये सारे स्टेट कहलाएंगे और इन पे जो है रिट का जो जुरिस्डिक्शन है वो अप्लाई कर जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एड एंड एफिलिएशंस। ये मैटर कतई नहीं करेगा कि वो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है उसको गवर्नमेंट से एड मिल रहा है या गवर्नमेंट से एफिलेटेड है या नहीं है, लेकिन फिर भी क्या देखा जाएगा कि कोई अदर पर्सन है या बॉडी है वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जो पब्लिक इन नेचर है, तो वो विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 फॉल कर जाएगा और रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करेगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब है कि तेकराज वसंती केस, इसमें ये हमेशा पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि किस केस में ये हेल्ड किया गया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज स्टेट नहीं है, तो ये कहा गया था आपका तेकराज वसंती केस में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, सुप्रीम कोर्ट में इसमें और एक चीज मेंशन किया था, दो मैंने इस केस को प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि अदर अथॉरिटी इज वाइड इनफ, मैंने क्या बार बार बोल रहा हूँ कि स्कोप सुप्रीम कोर्ट हमेशा छोड़ के रखेगा। अदर authorities is wide enough to include all authorities created by the constitution or statute on whom the powers are conferred by the law, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक केस आया था चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि एनसीईआरटी जो है इस पे ये स्टेट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, इसीलिए स्टेट नहीं कहलाएगा। फिर आता है एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस श्री अंबिका मिल के केस में, इसमें ये कहा गया था सेल का ही जो ये सेल शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा आप जो फॉर्म देखें तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहा गया था कि ये जो है स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करता है, इसीलिए स्टेट कहलाएगा अंडर आर्टिकल 12। फिर एक केस आता है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी एआईआर 2002, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा गया था CSIR शॉर्ट में कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करता है और ये भी अंडर आर्टिकल 12 जो है कवर किया जाएगा। और फर्दर आप जी टेलीफिल्म्स को देखें, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2005, द एपेक्स कोर्ट अप्लाइड द टेस्ट लेड डाउन इन द प्रदीप कुमार विश्वास केस जो हमने ऊपर देखा, उसमें सेम चीज में जो हमने इसी जो प्रदीप कुमार विश्वास में जो रूल इन्होंने अप्लाई किया था, सेम सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्लाई कर दिया जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2005 में। ऑलराइट, अब क्वेश्चन हमारे पास लास्ट ये सवाल आता है
कि या तो स्टेट के डेफिनेशन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया आपके मेंस एग्जामिनेशन में। अगर सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन है तो सभी चीज़ आपको शॉर्ट शॉर्ट करके निकलना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या जुडिशरी स्टेट है, क्या जुडिशरी को आप स्टेट कंसिडर करते हो, या ऐसा कोई स्टैचुरी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहाँ पे जुडिशरी को स्टेट माना गया है। तो ये आंसर किया गया कुछ केसेस में। देखते हैं पहला जो डेफिनेशन आप आर्टिकल 12 को देखोगे तो आर्टिकल 12 में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि जुडिशरी स्टेट है या जुडिशरी स्टेट नहीं है, या ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूटरी प्रोविजन नहीं है जहां पे जुडिशरी को स्टेट माना गया हो या नहीं माना गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये कहा कि जो जुडिशरी है इज नॉट स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12, यानी कि आर्टिकल 12 के पर्पस से जुडिशरी स्टेट नहीं है। लेकिन इस व्यू को ओवररूल कर लिया गया था AR एंटोली वर्सेस RS नायक में, जिसमें यह कहा गया कि जुडिशरी जो है वो स्टेट कहलाएगी। फिर एक केस आता है कि रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। इसमें यह कहा गया था कि जो कोर्ट है सुपीरियर कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, ये तो स्टेट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी, और जो दूसरे जो लोअर कोर्ट्स हैं या कोई भी कोर्ट्स हो गया, अगर वो जुडिशरी फंक्शन कर रही है यानी कि जुडिशियल कैपेसिटी में फंक्शन कर रही है, तब तो वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं कहलाएगी, नहीं फॉल करेगी, अदरवाइज वो स्टेट कहलाएगी। ठीक है, तो अभी तक का ये प्रोविजन रहा है। और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 12 का स्टेट का, ये आपका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपने आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सच मानिए आपका लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, और हमें ये बताता है कि हम जो अगली बार वीडियो लेके आए विथ और क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ लेके आए, अच्छे कंटेंट के साथ लेके आए। ठीक है, और यही होता है कि हम आपको हेल्प करें, आप हमें हेल्प करो। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।